जैसे कि लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था जिसमें हमने किडनी के बारे में, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हम किडनी को पढ़ रहे थे, किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था। सही है। तो आई डू होप कि आपने वो सारी चीज़ें बुक से भी पढ़ ली होंगी और उस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और सारे टॉपिक आपको सही तरह से प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। सही है। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सही है। आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, यानी हमने एनाटॉमी पढ़ ली, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे उसकी फिजियोलॉजी, या हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 में वो है रीनल फिजियोलॉजी या फिर रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, होता ये है कि जिस तरह से मैंने बताया था, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी बॉडी हर वक्त पूरे फुल टाइम 24 आवर्स क्या कर रही होती है? मेटाबॉलिज्म कर रही होती है। अब उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा था लिवर में। सही है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में घूमेंगे, वो हो सकता है वो टॉक्सिक हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारी बॉडी ने की क्या एडेप्टेशन है कि उन वेस्ट मटेरियल को, उन कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए। सही है। तो कौन से वेस्ट होते हैं? ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कैरेटीन, अमोनिया, उसके अलावा यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी में यूरिया बनता है क्योंकि हम अमोनिया की रिलीज़ को, अमोनिया की एक्सक्रीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये भी पिछले लेक्चर में बता दिया था। अच्छा, अब हमने क्या सीखना है? अब हमने सीखना है कि कैसे होती है फिल्ट्रेशन। होगा ये कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जब उसमें वेस्ट मटेरियल ब्लड में जमा होते जाते हैं, तो जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने से करता है तो वो हार्ट में जाने से पहले जाता है किडनी में। सही। एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक रीजन है जहाँ से, यानी रीनल पोर्टल वेन से वो कहाँ चला गया? किडनी में चला गया। किडनी में फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा से वो वेना कैवा फिर हार्ट में चला गया। सही है। इससे हमारे ऑर्गन जो है डैमेज होने से, उन वेस्ट मटेरियल के टॉक्सिक इफेक्ट से बच जाते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि कैसे बचते हैं। सही है। तो देखो, होता ये कि किडनी में एक दिन में हमारे पास 1100 से 2000 लीटर तक ब्लड फ्लो करता है। ये एक एवरेज है। कभी हम डिपेंड करता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी है, कितना ज़्यादा हम वर्क कर रहे हैं, बॉडी के सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, हाइट पे, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बॉडी में कितना ब्लड है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि HB लेवल, ब्लड लेवल, सारी हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर रहा होता है, सब में एक जैसे नहीं होते। तो ये एक एवरेज है। और ये कहा जाता है कि अगर इस एवरेज के अंदर हो ब्लड, तो टोटल यूरिन अगर हेल्दी मैन में, एक हेल्दी पर्सन में जिसके किडनी 100% वर्क कर रहे हो, उसमें 180 लीटर तक जो है यूरिन फॉर्म होता है एक दिन में। सही है। लेकिन हम पास कितना करते हैं? सिर्फ 1 से 2 लीटर या 1.5 से 2 लीटर। सही है। सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट यूरिन पास कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बच्चों ये है क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम 180 लीटर ही पास कर देंगे तो एक ही दिन में हम खुद पास अवे हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इस वजह से अमाउंट थोड़ा कम होता है, उतना होता है जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। अब पढ़ते हैं कि कैसे फिल्ट्रेशन होती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? वो नेफ्रॉन में जाके फिल्ट्रेशन होती है। सही है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को याद करो, किस तरह से बताया था। आर्टरीज, जो रीनल आर्टरी है, आर्टरीओल में डिवाइड हो जाती है, फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस बनता है, फिर उसके बाद ये फेरेंट आर्टरीओल, ये सारी चीज़ें बताई थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो उसको एक बार, उस लेक्चर को एक बार रिमाइंड ज़रूर कर लेना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब देखो बच्चों, ये फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन का मतलब है सेपरेट कर देना, दो चीज़ों को हटा देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई वाटर में सैंड डालकर दे दे और कहे कि इसको सेपरेट करो, हमें तो बहुत आसानी से आता है क्योंकि सैंड तो डिज़ोल्व होगा नहीं वाटर में। हम क्या करेंगे? वाटर को फिल्टर करेंगे, सैंड सेपरेट हो गया, वाटर अलग हो गया। तो फिल्ट्रेशन का मतलब है सेपरेट कर देना फिल्टर पेपर। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? सही है।
अल्ट्रा का मतलब जहाँ वर्ड भी यूज़ होता है हम उसको डीपेस्ट मीनिंग पे जाते हैं इसके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसकी एक एग्जांपल, सैंड में आपको वाटर डाल के दे दिया तो आप उसको सिंपल फिल्टर पेपर से पास करोगे वो सैंड सेपरेट हो जाएगा, सही। इवन के कपड़ा रख के भी पास करोगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर उस वाटर में आपको शुगर डिज़ोल्व करके दे दिया और या सॉल्ट डिज़ोल्व करके दे दिया गया और आपसे कहा गया अब सेपरेट करके दिखाओ, तो अब हम उसको नॉर्मल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। चाहे किसी भी फिल्टर पेपर से पास कर लें या फिर कपड़े से पास कर लें, हम उसको नहीं कर सकते सेपरेट, उसकी अलग टेक्निक होती है। ये एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में आप लोगों ने किया होगा केमिस्ट्री में। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी उसको सेपरेट कर दें, मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट कर दें, तो वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव क्यों? देखो, किडनी में जो ब्लड आया है ना, किडनी में जो ब्लड आया है उसमें दो चीज़ें, एक ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, एक वेस्ट मटेरियल है। करना क्या है, वेस्ट मटेरियल को हटाना है, ब्लड के कंपोनेंट को दोबारा से सर्कुलेशन में भेजना है। तो हमें क्या चाहिए, वेस्ट मटेरियल चाहिए। अच्छा, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव है, मतलब जो भी चीज़ें फिल्ट्रेशन साइज़ के ऊपर वेरी कर रहा होता है। तो जिस चीज़ ने भी फिल्टर, सारी चीज़ें, ब्लड के कंपोनेंट भी और हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो सारी चीज़ें भी सेपरेट हो जाती है। इसका मतलब है अगर हमारे जो रीनल टिब्यूल है इसमें वेस्ट मटेरियल तो जा रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या चले जा रहा है, साथ साथ ब्लड के कंपोनेंट्स भी चले जा रहे हैं। खैर वो सेपरेट कैसे होंगे, वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब कैसे होंगे, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस तरीके से होती है। देखो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है, हमारे पास हमने पढ़ा था एफेरेंट आर्टरियूल क्या करता है, ब्लड को लेकर आता है मालफिजियन बॉडी में। मालफिजियन बॉडी में डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होती है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। दो चीज़ों के ऊपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग, ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों हाई होता है? देखो, अगर इसको गौर करो कि एफेरेंट आर्टरियूल और ईफेरेंट आर्टरियूल दोनों में थिकनेस का फ़र्क होता है। ईफेरेंट आर्टरियूल की थिकनेस कम होती है, एफेरेंट आर्टरियूल की थिकनेस ज़्यादा होती है। जब इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो जिस प्रेशर से यहाँ से ब्लड आ रहा है और इसकी थिकनेस से कम है तो जिस प्रेशर से आ रहा था उस प्रेशर से जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर जनरेट होना हो जाएगा। कभी कभार होता है ना, जैसे इवन के जैसे जब आप लोग एंट्री टेस्ट में जब जिस तरह से लोग जाते हैं एनईडी के पेपर में, वहाँ पे करते हैं क्या, एक बड़ा डोर ओपन कर दिया, स्टूडेंट जा रहे थे, जब वापस निकलने लगते हैं ना तो एक छोटा सा डोर ओपन होता है। तो बेसिकली होता है ये कि वहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। रास्ता छोटा है, कम लोग वहाँ से निकल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो होगा क्या, इसी तरीके से अगर एक बड़ा रोड हो, वहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही हों, एकदम से आगे जाके कुछ बैरियर्स लगे हों, एक छोटा सा रास्ता खुला हो, तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ग्लोमेरुलस में। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है आएगा ज़्यादा, लेकिन जब यहाँ से निकल रहा है ना तो उसकी अमाउंट कम है, उसका प्रेशर कम है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस, ये देखो ये ब्लड वेसल की वॉल है और ये ग्लोमेरुलस, ये बॉमेंस कैप्सूल की वॉल है, सही है। ये और ये ब्लड वेसल की वॉल, मैंने इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ब्लड वेसल है और ये ग्लोमेरुलस है, सही है। सॉरी, ग्लोमेरुलस कह रहा हूँ, बॉमेंस कैप्सूल है। ये ग्लोमेरुलस का ब्लड वेसल है और ये बॉमेंस कैप्सूल है, ये वॉल। इन दोनों की जो वॉल होती है ना वो सीव लाइक होती है। सीव लाइक का मतलब है, सीव लाइक हम चलनी को कहते हैं जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं ना, उसको सीव कह रहे होते हैं, जिसमें से बेसिकली आटा सानते हैं ना, फ्लोर को रखा, उस फ्लोर डाल के उसको यूं शेक करते हैं तो हमारे पास उसकी फिल्ट्रेशन एक जैसे पार्टिकल साइज़ नीचे चले जाते हैं। तो बेसिकली होता ही यही है कि किसी भी चीज़ में बहुत सारे पोर्स होते हैं ना, इस तरह से। जैसे बैडमिंटन होता है हमारे पास, रैकेट्स होते हैं, उसको भी हम एक तरह से सीव कह सकते हैं, लेकिन वो लार्ज साइज़ है, सही है। तो इस तरह के उसके वॉल होते हैं। पहली चीज़ मैंने क्या बताई, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो मेन जो गेट है वहाँ से ब्लड निकल नहीं पा रहा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लड के कॉम्पोनेंट्स ब्लड वेसल से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं, सही। कहाँ पे आ जाएंगे, बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे।
तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है ना ब्लड का, वो ब्लड वेजल से निकल के कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला गया, बोमेंस कैप्सूल में चला गया, यानी रीनल ट्यूब्यूल में चला गया। अब सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन के और ब्लड कार्पसल्स के, यानी WBCs, RBCs, प्लेटलेट, इनके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ना ब्लड में, वो सारे के सारे इस ब्लड वेजल से निकल के कहाँ चले गए, ट्यूब्यूल में चले गए, रीनल ट्यूब्यूल में चले गए, यानी बोमेंस कैप्सूल में चले गए। इसका जो ल्यूमेन है यहाँ पे चले गए। सही है। अच्छा, अब एक बात, यहाँ पे चले गए ना, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड कार्पसल क्यों नहीं गए? सही है, क्यों नहीं गए ये? इसकी वजह ये है, कोई नाराज़गी नहीं है, इसकी वजह क्या होती है, बेसिकली होता ये है कि इनका साइज़ बड़ा होता है। सही है, तो ये इस सीव को क्रॉस नहीं कर पाते। सही है, साइज़ बड़ा होने की वजह से वो उस दरवाजे से, जो सुराख है, वो पोर है, उस सीव में से पास नहीं हो पाते। जब वो पास नहीं हो पाते तो ब्लड वेजल में ही रह जाते हैं। सही है, ब्लड वेजल में ही रह जाते हैं, और जो चीज़ें पास हो जाती हैं वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, ब्लड वेजल से निकल के रीनल ट्यूब्यूल में चली गई। सही है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गई। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो हो गई, ब्लड वेस्ट मटेरियल के साथ साथ हमारे कंपोनेंट जो हमें चाहिए थे, ब्लड के कंपोनेंट्स, वो भी चले गए यहाँ पर, उनको वापस लाना है। कैसे लाएंगे? रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी? रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है जो चीज़ें, जो काम की चीज़ें, जो एसेंशियल सब्सटेंस रीनल ट्यूब्यूल में चले गए, उनको दोबारा से ब्लड वेजल में वापस लाना है। कैसे लाएंगे? रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए। किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है? देखो, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, अब जब वो यहाँ से बोमेंस कैप्सूल से, वो ये जो है ना रीनल ट्यूब्यूल, इसमें फिल्ट्रेट फ्लो करेगा, और जो ब्लड वेजल है इसमें ब्लड फ्लो करेगा। अब जब वो यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल कहाँ पर ओपन होता है? बोमेंस कैप्सूल ओपन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा था। जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो ओपन होगा तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी? यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो होगी वाटर की, सॉल्ट की, कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, शुगर एब्जॉर्ब होगा, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होगा। ये सारी चीज़ें दोबारा से ब्लड में वापस आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें निकल के यानी यहाँ से निकल के दोबारा से ब्लड में वापस आ जाएंगी, ब्लड में दोबारा से एंटर हो जाएंगी। सही है, अब ब्लड में दोबारा से एंटर हुई। अभी भी सारी चीज़ें नहीं ब्लड में एंटर हुई, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ब्लड हमारे रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद है। साथ साथ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो फिल्ट्रेट फ्लो करता हुआ कहाँ आएगा? डिस्टेंडिंग लिम्ब में। सही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू होता है, इसको ज़रा समझना। डिसेंडिंग लिम्ब में जब आएगा तो ये याद रखना, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल है। सही है, वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल है। वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल है। वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल है। ये याद रखना। इसका मतलब ये है कि ये वाटर को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा। सही है, तो जब वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी? वाटर की होगी। सही है, और कुछ अमाउंट जो है सोडियम आयन का भी आ जाता है। सही, कुछ स्मॉल अमाउंट। सही है। अच्छा, अब जब ये यहाँ से टर्न लेके असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए परमिएबल है। बिल्कुल इसका रिवर्स है। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए परमिएबल है। वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए परमिएबल है। अब यहाँ से जो है सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे जो सॉल्यूट है, जो एसेंशियल आयन है, उन सब की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाएगी। सही है। अच्छा, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद वो फिल्ट्रेट आएगा कहाँ पे? वो फिल्ट्रेट आएगा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। सही है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आने के बाद जो है क्या होगा, जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो फिल्ट्रेट आ जाएगा तो यहाँ पर सॉल्ट एडजस्टमेंट होगी। किसकी? सॉल्ट एडजस्टमेंट होगी। सॉल्ट एडजस्टमेंट कैसे होगी? हार्मोन्स की मदद से। किसकी मदद से?
हार्मोन्स की मदद से डिफरेंट हार्मोन यहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे जो कि सॉल्ट एडजस्टमेंट करवा देंगे। मतलब एडजस्टमेंट का मतलब है ये नहीं है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब तो ये था ना कि सारी चीज़ें ब्लड में वापस आ जाए। एडजस्टमेंट का मतलब है जितना अमाउंट यूरिन में होना चाहिए उतना अमाउंट यूरिन में रहकर बाकी सारा अमाउंट ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें यहाँ पर यहाँ आने के बाद जो है हमारा यूरिन फॉर्म हो चुका होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सॉल्ट एडजस्टमेंट के बाद यूरिन जो है वो फॉर्म हो जाता है। यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन बन चुका। सही है। अच्छा, अब ये यूरिन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद थिंग इज़ डैट बहुत सारे वेस्ट मटेरियल ऐसे थे जो कि ब्लड में ही रह गए थे। क्यों रह गए थे? देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो मैंने बताया प्लाज्मा प्रोटीन का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, ब्लड कॉर्पसल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो सीधा डायरेक्टली क्या कर रहे थे, यहाँ से ब्लड वेजल से कहाँ चले गए थे, रीनल ट्यूब्यूल में। लेकिन कुछ चीज़ें प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उस पार नहीं जाती। फॉर एग्जांपल एक डोर है, दरवाज़ा ब्लॉक हो गया तो एक जिसने ब्लॉक किया वो तो खुद नहीं निकल पा रहा और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी नहीं निकल पाएंगे। तो होगा क्या, वो चीज़ें जब यहाँ तक आएंगी ना तो वो दोबारा से ब्लड से ट्यूब में चली जाएंगी। सही है, वो दोबारा से ब्लड से ट्यूब में चली जाएंगी। इनको हम कहेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं, सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली एसेंशियल चीज़ें तो नहीं जाएंगी, एसेंशियल आइंस तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे फिल्टर नहीं हो सके थे वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के ज़रिए से कहाँ चले जाएंगे, ब्लड से दोबारा ट्यूब में चले जाएंगे। यहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऐसा होता है। सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, किसके ज़रिए से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। अब सवाल ये आता है कि क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से क्यों? तो उसका जवाब ये है कि देखो ब्लड में जो आयन रह गए थे ना, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल रह गए थे, क्योंकि मास जो बल्क अमाउंट था वेस्ट मटेरियल का वो तो पहले ही रीअब्जॉर्प्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे सेपरेट हो चुका। अब जो रह गए थे थोड़े बहुत रह गए थे, सही है, लेकिन उनको भी सेपरेट करना ज़रूरी था। तो क्योंकि जो रीनल ट्यूब्यूल था उसमें पहले से ही वेस्ट मटेरियल मौजूद था जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम सेपरेट हो चुका था। अब हमारी बॉडी चाह रही थी, किडनी चाह रहा था कि बाकी जो बचे हैं वो भी उधर भेज दूं। तो उधर भेजने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी था, लेकिन कंसंट्रेशन तो ट्यूब्यूल में हाई था। तो एनर्जी देकर, एनर्जी को यूटिलाइज करके इसको ब्लड से कहाँ भेजना पड़ता है, ट्यूब्यूल में भेजना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अकर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही है। अच्छा, अब लास्ट थिंग और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज का मतलब क्या है? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट किसी चीज़ को बैलेंस करना। काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होगा इसमें, इस चीज़ को ज़रा समझना। काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक होता है काउंटर करंट वाज़र एक्टा। सही है। हम पहले पढ़ते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा यहाँ से ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ से जब फिल्ट्रेट आ रहा था, फिल्ट्रेट जब नीचे आ रहा था और जब वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है, जब वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, तो जब क्यों अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जब फिल्ट्रेट नीचे आ रहा था तो उसके पास अबंडेंट क्वांटिटी थी वाटर की, बहुत सारा अमाउंट था वाटर का, तो वो क्या था, हाइपोटोनिक था। क्या था? हाइपोटोनिक था। लेकिन जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो ये हाइपोटोनिक जो है, यानी ये हाइपोटोनिक क्या बन जाता है, हाइपरटोनिक बन जाता है। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया है ऑस्मो रेगुलेशन वाले में। सही है। तो अब जो है यहाँ से जब वाटर यहाँ से जब फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो वो क्या था, पहले ऊपर क्या था, हाइपोटोनिक था। अब वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो वाटर पोटेंशियल उसका कम हो गया, तो नीचे आते आते तक वो क्या बन गया, हाइपरटोनिक बन गया। जब यहाँ पे हाइपरटोनिक बन गया तो अब वाटर मूव नहीं करेगा। सही है, वाटर मूव नहीं करेगा बल्कि उसका सॉल्यूट निकलने लग जाएगा। जब सॉल्यूट निकलता है फिर ऊपर जाते जाते तक दोबारा से हाइपोटोनिक हो जाता है। अच्छा, तो अब एक बार याद रखना कि जब यहाँ पर एक बात याद रखना जो समझने वाली चीज़ है। देखो होगा क्या, कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो
अंदर का फिल्ट्रेट जो है वो तो पास हो जा रहा है, हर बार एक नया फिल्ट्रेट यहाँ से फ्लो कर रहा है, हर बार एक नया फिल्ट्रेट यहाँ से फ्लो कर रहा है जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब जब कंटिन्यूसली इस एरिया में देखो होता ये है कि ब्लड है, टिब्यूल है, ब्लड है, ब्लड वेजल है, इसके बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। कोई भी चीज़ अगर टिब्यूल से ब्लड में जाएगी तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, अगर ब्लड से टिब्यूल में आएगी तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, फिर उसमें जाएगी। तो होगा क्या, जब यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाइपोटोनिक हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करना। जब कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे तो ये जो एरिया है इसको तो हाइपोटोनिक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके लिए एक एडेप्टेशन है। क्या होता है, जब यहाँ से ये रिटर्न में जाता है ना तो अब यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं रहता, बल्कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ से घूमकर इस एरिया में आ जा रहे हैं। तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, डिसेंडिंग लिम्ब के इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल बढ़ जा रहा है तो सोडियम और क्लोराइड आयन यहाँ पर आकर इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ का जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा सेम रह रही है और वाटर का की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हमें जैसे होती है वैसे ही होती रहती है। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रही तो ये जो वाटर पोटेंशियल वाली बात, सोल्यूट पोटेंशियल वाली बात बताई थी वो पढ़। मैं एक बार छोटी सी चीज़ रिपीट कर देता हूँ। देखो होगा क्या, जब वाटर यहाँ पर आएगा, सही है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, सही है, उसकी कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन से कम थी, फिल्ट्रेट से कम थी। तो जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये बीकर है, इसको फिल्ट्रेट एज्यूम कर लो और इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज्यूम कर लेते हैं। जब कंटिन्यूसली वाटर यहाँ से मूव करेगा, अब फिल्ट्रेट तो आगे जाके पास हो जा रहा है, आगे तरफ चला जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो यहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आता है तो ये हाइपोटोनिक, जितना वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है तो दोबारा से क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पे रहता है। सही है? अच्छा, इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एक और चीज़, काउंटर करंट वाजा रेक्टा क्या है? काउंटर करंट वाजा रेक्टा का मतलब है, देखो वाजा रेक्टा हम किसे कहते हैं, ये जो लूप ऑफ हेनले में जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेजल है, हम उसको वाजा रेक्टा कहते हैं। यहाँ पर पूरी किडनी का सिर्फ 1 to 2% ब्लड फ्लो करता है। कितना फ्लो करता है? 1 to 2%। तो ये जो 1 to 2% ब्लड फ्लो कर रहा है ना यहाँ पे, ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है ताकि किडनी अपना वर्क प्रॉपर्ली करता रहे। तो इसे हम कहते हैं काउंटर करंट वाजा रेक्टा। सही है? अच्छा, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, इतना टॉपिक काफ़ी है। ये हमारा मेन टॉपिक था इस चैप्टर से रिलेटेड। आई डू होप यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई इशू है, कोई सवाल है आपका, कोई कन्फ्यूजन है, वो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। सही है? आज के लिए हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।